मेरी बेटी पागल थी, जो सारा दिन बाहर घूमती रहती। एक दिन मेरे पति ने तंग आकर इसकी शादी एक भिखारी से कर दी, जो इसे लेकर कहीं गायब हो गया और मुड़कर कभी वापस न आया। काफ़ी साल गुजर गए और मेरा पति फालिज की वजह से बिस्तर पर जा लगा और मैं सड़कों पर भीख मांगने लगी। एक दिन किसी ने मुझे भीख न दी और रात को मैं खाली हाथ घर वापस जाने लगी तो किसी ने मेरे हाथ पर हज़ारों रुपए रख दिए। जब मैंने ऊपर देखा तो मेरा कलेजा बाहर को आ गया। सामने तो मैं बहुत खुश थी। जब मैंने एक बेटी को जन्म दिया। औलाद औरत को मुकम्मल सा कर देती है। मैं और मेरा पति बहुत खुश थे, लेकिन जो चीज़ मैंने नोट की थी वो यह कि मेरी बेटी आम बच्चों की तरह रोती नहीं थी, बहुत सुस्त सी थी। जब बैठने के काबिल हुई तो तब भी इसका यही हाल था। वह कोई शरारत ही नहीं करती थी, बस जहाँ बिठाया वहीं घंटों बैठी रहती थी। मेरी असल जान तो इस वक्त निकली जब मैंने इसे एक डॉक्टर को दिखाया। वह कहने लगा, आपकी बेटी दिमागी तौर पर अपाहिज है। मैं तो यह सुनकर ही दंग रह गई थी। मेरी बच्ची दिमागी तौर पर सोचने समझने की सलाहियत न होने के बराबर रखती थी। मेरे लिए यह तकलीफ़ एक बहुत बड़ी थी, क्योंकि मुझे इसके बाद औलाद न हुई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, बेटी की बचकाना हरकतें शुरू हो गईं। वह 17 साल की थी, लेकिन दिमागी तौर पर 7 साल की थी। देखने में मेरी बेटी बहुत ज़्यादा हसीन थी, लेकिन इसकी बचकाना हरकतें अजीबो-गरीब सी थीं। मैं पूरा दिन इसकी बिखरी चीज़ों को समेटने लगी थी। इसे बार बार दुपट्टा उड़ाती कि अब वह बड़ी हो गई है, दुपट्टा पहना करें। लेकिन वह ऐसी न समझती कि दुपट्टे को उतार फेंक देती। दोपहर होते ही घर से बाहर अपना बैट बॉल लेकर निकल जाती कि मुझे गली के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना है। 10 साल बच्चों के साथ वह बैट बॉल खेलने लगती। मैं इसे बहुत समझाती कि वह छोटी नहीं है, घर पर रहा करे, लेकिन वह बच्चों की तरह से जिद करने लगती। एक बार वह मेरे साथ बाजार चली गई। मुझसे कहने लगी कि वह खिलौने खरीदेगी। मैंने भी हामी भर ली कि मैं इसे खिलौने ले दूंगी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए। लेकिन खिलौने देखकर तो मेरी बेटी किसी छोटे बच्चे की तरह से जिद करने लगी कि इससे खिलौने खरीदने हैं। मैंने बहुत समझाया कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मैं इसे अगले रोज़ खिलौने खरीद दूंगी, लेकिन वह तो सुनने को तैयार न थी। वहीं जोर जोर से पांव जमीन पर मारने लगी, रोने लगी। सब लोग इसे देखकर हंसने लगे। काफ़ी आते जाते मुसाफिर खड़े होकर इसे देखने लगे कि कैसे एक जवान जहान लड़की किसी छोटे बच्चे की तरह से जिद कर रही है। देखते ही देखते काफ़ी लोग जमा हो गए। मैं इसे समझा समझा कर थक गई, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार ही न थी। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मैंने खरीदा हुआ सामान वापस किया और इससे खिलौने लेकर दिए। मैं तो भरे बाजार में तमाशा सा बनकर रह गई थी। इसके बाद तो मैं यह करती कि इसे घर में बंद करके जाती थी, लेकिन अब वह बड़ी हो गई थी। अक्सर दीवारें फलांग कर, कभी पड़ोस में लगे अमरूद के दरख्त पर चढ़कर अमरूद तोड़कर इनके सहन में खेलते इनके बच्चों को मारने लगती कि मेरे साथ खेलते क्यों नहीं हो। कभी छत पर चली जाती, आसमान पर उड़ती पतंगों को देखने। एक बार पतंग कट गई थी। यह देखकर तो मेरी बेटी जैसे दीवानी से हो गई थी। मैं किचन में व्यस्त थी। वो धीरे से दरवाज़ा खोले बाहर निकल गई और मुझे ज़रा सी आहट की आवाज़ तक नहीं आई थी। मैं जब किचन से बाहर निकली तो मुझे मेरी बेटी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने इसे पुकारना शुरू कर दिया, पूरे घर में इसे तलाश करने लगी, लेकिन वह मुझे कहीं ना मिले। जब मैंने बाहर का दरवाज़ा खुला देखा तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं बाहर गली में निकल गई, लेकिन दोपहर का वक्त था। पूरी गली में सन्नाटा था, कोई भी ना था। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया हो। वो इस वक्त घर से बाहर निकलकर कहाँ चली गई थी? सामने वाले पड़ोसी के छोटे बच्चों के साथ वह अक्सर गली में बैट बॉल खेलती थी। मैं इनके घर चली गई कि पूछूं कि वह गई कहाँ है। मैंने इनका दरवाज़ा खटखटाया तो इस औरत ने ही खोला था। मैं बेहद घबराई हुई थी। मैंने कहा कि नेहा, आप लोगों के घर आई है। मेरी बात पर वो नाफहम सी हो गई। कहने लगी, नहीं भाभी, हमारे घर तो नहीं है। मेरा दिल यूं था कि जैसे सीने में थमसा गया हो। मैंने कहा, तुम अंदर जाकर देखो, शायद तुम्हारे बच्चों के साथ खेल रही हो। वह कहने लगी कि मेरे बच्चे तो सो रहे हैं। मेरे आंसू बहने लगे थे कि इतनी सख्त धूप और गर्मी में सब बच्चे ही घरों के अंदर रहते थे। शाम को 4 से 5 बजे ही बाहर खेलने के लिए निकलते थे। मैं तो यूं थी कि जैसे दीवानी सी हो गई हूं। मैंने गली के 4-5 घरों के दरवाजे बजाकर पूछ लिया, लेकिन वह किसी के घर पर नहीं थी। अब तो जब्त करना मेरे बस की बात नहीं रही थी। मैं रोने लगी।
घर जाकर अपने पति को फ़ोन किया और रोने लगी। वह मेरे रोने पर परेशान हुआ था। मैंने कहा, नेहा न जाने कहाँ चली गई है। मेरी बात सुनकर कहने लगे, यही होगी, मैं आता हूँ। मेरा पति भी कुछ देर में घर पहुँच गया। मैं तो रोए जा रही थी। मेरे पति ने पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन नेहा तो यूं थी कि जैसे इसे आसमान निकल गया है। दोपहर से शाम हुई और शाम से रात, लेकिन मेरी बेटी का कोई अता पता न था। मेरा पति भी मारा मारा गली मोहल्लों में ढूंढता फिर रहा था। हम इस मोहल्ले में काफ़ी पुराने रह रहे थे। इस पड़ोस वालों से भी काफ़ी जान पहचान थी, इसलिए काफ़ी लोग फिक्रमंद भी थे। कोई कहने लगा कि अब तो बहुत घंटे गुजर चुके हैं, इसलिए पुलिस से बात करनी चाहिए। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस भी हमारे घर आ गई। मेरी बेटी की तस्वीरें देखने लगी, फिर कहने लगी कि आपकी बेटी पागल थी तो इसे कमरे में बंद रखना चाहिए था। इस दीवानी लड़की को क्या होश कि वह कहाँ चली गई है। अब हम एक एक के घर की तलाशी तो नहीं ले सकते। मेरा दिल इस कदर परेशान था कि जैसे इस तकलीफ से फट ही जाएगा। मेरे दिमाग में न था कि कहाँ से अपनी बेटी को वापस ले आती। पूरी रात हम मियाँ बीवी की आंखों में गुजरी थी। 2 दिन हो गए थे कि मेरी बेटी की कोई खैर खबर न थी कि एक पुलिस की कॉल आई और उन्होंने हमें एक ऐसी खबर सुनाई कि हमारे होश ही उड़ गए। हम भागे दौड़े पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। पुलिस ऑफिसर हमें एक हॉस्पिटल में ले गया। एक जिस्मानी ज्यादती का केस था, जिसे लड़की को पागल करके मारकर एक सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। मैं जब हॉस्पिटल में पहुंची, सामने सफ़ेद चादर पर लिपटी लड़की को देख देकर यूं था कि बस खत्म हो चुकी हूं मैं। मरे मरे कदमों से इस तक पहुंची थी और कांपते हाथों से इसकी चादर को उतारा था, और जैसे इसे देखा तो झुरझुरी लेकर पीछे हट गई। इस लड़की के चेहरे को छुरी से काटा गया था, इसकी गर्दन को भी काटा गया था। लड़की की शक्ल बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। मैं तो इसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी कि कैसी अंधेर नगरी है। सादगी और एहसास तो लोगों में जैसे खत्म ही हो गया है। वरना पुराने वक्त में अगर खोया हुआ बच्चा मिल भी जाता था तो इसे बाइज्जत इसके घर तक पहुंचाने के लिए लोग पूरी जिम्मेदारी दिखाते थे। और आज लग रहा था कि सारी दुनिया ही इंसानी रूप में वहशी जानों से भर चुकी है। बेशक वह मेरी बेटी न थी, लेकिन इसकी हालत देखकर तो मेरा दिल फट रहा था। पता नहीं लोग कैसे ऐसा जानवरों वाला सलूक कर सकते थे। अब तो मैं और ज्यादा बेचैन हो चुकी थी और अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए प्रार्थना करने लगी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने फ़ोन किया कि एक लड़की इन्हें सड़कों पर रोते हुए मिली है। शक्ल आपकी बेटी से बहुत मिल रही है, इसलिए आकर देख लें। मैं और मेरा पति भागे दौड़े वहां पहुंचे थे। 3 दिन बाद मेरी बेटी पुलिस वालों को मिल चुकी थी, लेकिन जिस हाल में मिली थी, मेरा रो रो कर बुरा हाल था। इसके बाल बुरी तरह से बिखरे और उजड़े हुए थे, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और डरी सहमी एक कुर्सी पर दुपक कर बैठी थी। मुझे देखकर मेरी तरफ लपकी थी और मेरे गले लगकर रोने लगी। इसकी उजड़ी बिखरी हालत देखकर तो मेरा जी चाहा कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। बार बार वह हिचकियां के साथ पुलिस ऑफिसर की तरफ इशारा करती, जैसे कुछ बताना चाहती हो, लेकिन इंस्पेक्टर की कुर्सी पर वह सहम कर मेरे साथ लग जाती। मैं इसे अपने साथ घर ले आई। इसे खाना खिलाया, नहलाया, धुला, इसे बिस्तर पर अपने साथ लेटा लिया। वह अभी भी रोए जा रही थी। कहने लगी, माँ, मैं छत पर उड़ती हुई पतंग देख रही थी। वह कट गई तो इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे भागने लगी। जहां जहां वह पतंग उड़ती रही, वह भी इसके पीछे भागती रही। न जाने किसके सहन में गिरी थी। मेरी बेटी ने दरवाज़ा खटखटाया और इनसे कहने लगी कि इसे पतंग उड़ानी है और वह पतंग इनके सहन में आकर गिरी है। इस वक्त घर में एक नौजवान ही मौजूद था। मेरी बेटी बिना दुपट्टे के वहां खड़ी थी। मेरी बच्ची को देखकर इस शख्स की नीयत खराब हो गई। वह इसे अंदर ले गया। कहने लगा कि वो उसे पतंग भी लेकर देगा और टोपी भी देगा। ये सुनकर मेरी बेटी खुश हो गई और इसके घर चली गई। इस शख्स ने मेरी बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा। इसे बहाने से कमरे में ले गया, फिर इसके साथ बदतमीजी करने लगा तो वह घबरा गई। इसने जिद शुरू कर दी कि इसने बाहर जाना है, लेकिन इस शख्स ने इसके दोनों हाथ पीछे को बांध दिए। वह बुलंद आवाज में रोने लगी तो इसके मुंह में रूमाल ठूंस दिया। मेरी बच्ची की इज्जत को इसने बर्बाद कर दिया था और फिर पतंग देकर इसे अपने घर से निकाल दिया। वह सड़कों पर रोती रही, मुझे ढूंढती थी, माँ माँ पुकारती थी। इसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। वह हर एक से कहती कि इसे इसकी माँ के पास छोड़ आएं। बहुत से लोगों ने इससे पता भी पूछना चाहा कि इसे कहाँ खबर थी, कि मोहल्ले का अता पता बता सकती। वो 2 दिन सड़कों पर मारी मारी फिरती रही।
किसी को तरस आता तो इसे खाने को देते। वह 2 दिन तक फुटपाथ पर सोती रही। एक रात एक पुलिस बाइक इसके पास आकर रुकी और इसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस ऑफिसर ने जब इसे देखा तो पहचान गया था कि यह वही लड़की है जिसके माँ बाप इसके लिए परेशान थे। लेकिन मेरी बच्ची को देखकर इंस्पेक्टर की नीयत भी खराब हो गई। इसने मेरी बच्ची की उजड़ी बिखरी हालत का भी लिहाज नहीं किया और इसे एक कमरे में ले गया। वह चीखती चिल्लाती रही, लेकिन इस सख्त दिल इंस्पेक्टर को भी रहम नहीं आया। इसकी यह सब बात का सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। जब देश के रक्षक ही राक्षस बनेंगे तो वहाँ इज्जत कैसे सलामत रह सकती है। हम मियाँ बीवी ने अपनी जुबान बंद रखने में ही ठीक समझी और खामोश होकर बैठ गए। लेकिन हमारी आजमाइश का सिलसिला तो शायद अब शुरू हुआ था। चंद दिन बाद ही वह इंस्पेक्टर हमारे घर आ गया। कहने लगा, हमने कुछ मुजरिम पकड़े हैं, अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दो ताकि यह असल मुजरिम की पहचान कर सके, जिन नज़रों से वो मेरी मासूम बच्ची को देख रहा था। मेरा दिल कांप गया था। मैंने कहा, हमें किसी के खिलाफ कोई केस नहीं करना। मैं इस पुलिस वाले की हवस का निशाना अपनी बच्ची को और नहीं बनवा सकती थी। लेकिन वह इंस्पेक्टर तो जैसे हत्थे से ही उखड़ गया। कहने लगा, पहले तुम लोग इंसाफ की खातिर हमारी दिन रात दौड़ लगवा देते हो। जब हम मुजरिम को पकड़ लेते हैं तो आप लोग केस खत्म कर देते हो। यह केस अब इस तरह से खत्म नहीं होगा। इस लड़की को हमारे साथ भेजो ताकि असल मुजरिम को पहचान सके। मेरी बेटी यह सुनकर मेरे पीछे छुप गई। कहने लगी, मुझे इसके साथ नहीं जाना माँ, ये मुझे मार देगा। मैंने कहा, जब हम यह केस खत्म कर रहे हैं तो आप क्यों हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। वह चिल्लाने लगा। कहने लगा, शराफत से इस लड़की को आज की रात मेरे हवाले कर दो, वरना इस लड़की पर चोरी का इल्जाम लगाकर ले जाऊंगा या तुम्हारे पति को किसी केस में फंसवाकर जेल में बंद कर दूंगा। हम पुलिस वाले कानून अपनी जेब में रखते हैं। मुझे तुम्हारी यह पागल बेटी पसंद आ गई है, इसलिए अब तो इसे तब पुलिस स्टेशन आना ही पड़ेगा जब तक मैं जाऊंगा। इनकार की सूरत में तुम्हारे पति को बंद कर दूंगा। फिर मुझे तुम्हारे घर आने से कोई रोक नहीं सकता। इसने मेरे पीछे छुपी मेरी बेटी का हाथ पकड़ा और इसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया। वह माँ माँ कहकर रोने लगी, लेकिन मेरे हाथ में तो जैसे कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि काश मेरी बेटी मर जाती, क्योंकि जो तकलीफ वो अब सह रही थी वो बहुत दर्दनाक थी। वो पुलिस वाला हर चंद दिन बाद छानबीन के बहाने हमारे घर आने लगा। मेरी बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने लगा। मैं और मेरा पति बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। अब मुझे समझ आने लगा कि क्यों लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने नहीं जाते, क्योंकि इंसाफ मिलना तो दूर की बात, यहाँ तो बच्ची की इज्जत का लाश पुलिस वाले ही निकाल देते हैं। मेरी बच्ची की रंगत अब पीली सी पड़ने लगी थी। वह बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। मेरा दिल इसे देख देख कर तरसने लगा था। मेरे पास एक ही रास्ता बचा था। इस पुलिस ऑफिसर की ज्यादती से बचाने का। हमारे घर के बाहर एक नौजवान सा भिखारी भीख मांगने आता था। मैंने अपनी बेटी का नशादी इससे करवा दिया और इसे इसके साथ विदाई भी कर दिया। वह पुलिस वाला जब रात को मेरे घर आया तो मेरी बेटी का पूछने लगा। मैंने कहा, मैंने इसकी शादी करके विदाई कर दिया है। पुलिस वाला मुझे खूनखार नज़रों से देखने लगा। कहने लगा, देख लूँगा तुम्हें, और वहाँ से चला गया। इसके बाद वह पुलिस वाला दोबारा मेरे घर नहीं आया, लेकिन मुझे वह भिखारी भी दोबारा नज़र नहीं आया था, वरना वह तो रोज़ मेरे घर के बाहर भीख मांगने आता था। पुलिस से बचने की खातिर मैंने जल्दबाजी में अपनी बच्ची को इस भिखारी के हवाले कर दिया था, लेकिन वह भी न जाने कहाँ गायब हो गया था। मैंने इसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे वह भिखारी कहीं नहीं मिला। मेरे पति ने कहा, बस कर दो, अब नेहा को ढूंढना समझ लो कि वह मर चुकी है। अब मेरा पति बीमार रहने लगा था। मैं भी वक्त से पहले बूढ़ी हो चुकी थी। बार बार मुझे लगता कि मेरी बच्ची सड़कों पर भीख मांग रही है। मैंने जल्दबाजी में रिश्ता तय कर दिया था कि पुलिस वाले से पीछा छूट जाने के बाद अपनी बेटी को दोबारा अपने पास ही रख लूंगी, लेकिन शायद वह भिखारी भी लालच में आ गया होगा। न जाने मेरी बच्ची से क्या काम करवाता होगा। हो सकता है कि कहीं इस भिखारी ने पैसों की लालच में इसे कोठे पर बेच ही न दिया हो। मेरे दिल में हर वक्त 100 तरह के अंदेशे और फिक्र थी। अभी मैं इन्हीं से खुद को आज़ाद नहीं कर पाई थी कि मेरे पति को फालिज का अटैक आ गया। मुझ पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। मेरा पति बिस्तर से लग गया था। मेरे घर का सहारा मेरा पति ही था। मैंने इसके इलाज की खातिर अपना जेवर बेच दिया। चंद माह तो मेरे पति की तनख्वाह से घर के खर्च चलते रहे, लेकिन यह सिलसिला भी कब तक जारी रहता, कमाई का कोई जरिया नहीं रहा था।
मैं अनपढ़ किस्म की औरत थी, मुझे सिलाई भी नहीं आती थी, वरना कपड़े सीकर ही अपना गुजारा कर लेती। एक तरफ मुझे अपने बच्चे की फिक्र सताती रहती थी, दूसरी तरफ पति लाचार और बीमार हो चुका था। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी, मेरी बच्ची इस भिखारी के साथ गई कहाँ थी। मैं जानती थी कि मेरे पति ने बेशक मुझसे यह कहा है कि मैं नेहा को भूल जाऊं, लेकिन मेरे पति की यह हालत भी नेहा की गुमशुदगी की वजह से ही हुई है। मेरा पति और मैं नेहा से बहुत मोहब्बत करते थे। बेशक वो पागल थी, लेकिन अपने बाप से बहुत प्यार करती थी। जब भी वह दुकान से वापस आते, वो इनके गले में बाहें डाल देती। लाड से पापा पापा कहती नहीं सकती थी। मेरी बच्ची ने 16 साल की उम्र में बहुत बड़ी तकलीफें देख ली थीं और अब भी ना जाने कहाँ थी। मेरा पति बिल्कुल चुप हो गया था, किसी से बात नहीं करता था। हर वक्त इनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। एक बार सो रहा था कि नेहा का नाम लेकर अचानक से हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैं इसके बराबर में ही सो रही थी। इसके चिल्लाने पर मेरी आंख खुल गई। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वह फूट फूट के रोने लगा। कहने लगा, मुझसे मेरी बच्ची का गम और जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, मुझे वह पल पल याद आती है। बाद में मुझे भी आपदीता कर दिया था। चंद दिन से हमारे घर में फाके पड़ने लगे थे। मजबूरन मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। पहले तो मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे किसी घर में नौकरानी मिल जाए, लेकिन कोई भी मुझे नौकरानी रखने के लिए तैयार ना हुआ। फिर मैंने यही रास्ता अपनाया कि पुराने फटे कपड़े पहनकर भिखारी बनकर भीख मांगने लगी। इतने पैसे मेरे पास आ जाते थे कि बमुश्किल गुजर बसर हो जाती थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा था कि एक दिन मुझे वो पुलिस वाला नजर आया। मैं एक हॉस्पिटल के बाहर भीख मांग रही थी, जब चंद मर्दों के सहारे से चलता हुआ वो शख्स गाड़ी में बैठ रहा था। इसकी सेहत पहले से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। लाचार जिस्म, पीली रंगत देखकर लग रहा था कि जैसे वह किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो चुका है। मुझे इसे देखकर ज़रा भी तरस नहीं आया था, लेकिन मुझे यह ताज्जुब होने लगा कि आखिर इससे हुआ क्या है। वो जिस हॉस्पिटल से बाहर आया था, मैं इसी वक्त इसके अंदर चली गई। मुझे इस पुलिस इंस्पेक्टर का नाम मालूम था। मैंने रिसेप्शन से पूछा कि यह मरीज किस मर्ज में मुब्तला है। वह कहने लगे कि यह एड्स का मरीज है। फिर कानों को हाथ लगाने लगी, कहने लगी कि ऐसे लोगों का यही इंजम होता है। ये पुलिस इंस्पेक्टर लड़कियों की इज्जत खराब करता था, इनके माँ बाप को डराता धमका था। इसे रिश्वत खाने और अय्याशियां करने की आदत पड़ चुकी थी। न जाने किन किन लड़कियों की बद्दुआं इसे लगी हैं, इसीलिए यह अब एड्स का मरीज हो चुका है। पल पल मरता है। जब इसकी बीमारी और तकलीफ हद से बढ़ती है, चिल्लाता है, चीखता है और अपने लिए मौत की दुआएं मांगता है, लेकिन इसे तो मौत भी नहीं आती। यह ऐसा ही करता है, कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, कभी अपने घर चला जाता है। इसे एक पल कहीं भी चैन नहीं आता। मौत मांगता है तो मौत नहीं आती। जुल्म का बदला ऊपर वाला दुनिया से ही लेना शुरू कर देते हैं। इस इंस्पेक्टर के साथ भी यही हुआ है। इसकी जिंदगी मौत से ज्यादा बदतर हो चुकी है। मैं तो यह समझती थी कि पता नहीं मेरे जुल्म का हिसाब भी होगा कि नहीं, लेकिन वह ऊपर वाला एक दिन जुल्म की सज़ा ज़रूर देता है। मैं वहाँ से बाहर निकल गई। पति की दवाई ख़त्म हो चुकी थी और मेरे पास इन दवाओं को खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। मैं सड़क के किनारे भीख मांगने के लिए खड़ी हो गई। एक बड़ी सी गाड़ी मेरे पास आकर खड़ी हुई। इस गाड़ी में बैठी लड़की ने शीशा खोला और पर्स में से हज़ारों नोट निकालकर मुझे थमा दिए। मैं इसका चेहरा नहीं देख पाई थी, लेकिन इसको दिल में दुआएं देने लगी। मैंने जल्दी से मेडिकल स्टोर जाकर अपने पति की दवाएं खरीदी और घर चली गई। अगले रोज़ फिर मैं सड़क के किनारे खड़ी थी, जब वही गाड़ी दोबारा मेरे पास आकर खड़ी हुई। इस बार गाड़ी की खिड़की का शीशा नहीं खुला था, बल्कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला था और वहाँ से उतरने वाली लड़की को देखकर मैं चौंक कर रह गई थी। वह मेरी बेटी थी, मेरी नेहा थी। मुझे इसे देखकर हैरत होने लगी। इसने मुझे गले लगा लिया, कहने लगी, माँ, वो लड़का भिखारी नहीं था, वह एक ऑफिसर था। भिखारी बनकर वह गैर कानूनी काम करने वालों को पकड़ता था। इसे मैं पहले से ही पसंद थी, इसलिए वह शादी के बाद मुझे अपने घर ले गया। लेकिन इनके बॉस ने इसकी ड्यूटी दूसरे शहर लगा दी और यह बात बताने से भी मना कर दिया, इसलिए वह मुझे लेकर दूसरे शहर चला गया। इसने मेरा इलाज भी करवाया। मैं बहुत खुश हूँ। इस दिन मैंने तुम्हें तब देखा जब मेरी गाड़ी आगे जा चुकी थी और तुम भी ना जाने कहाँ चली गई थी, इसलिए आज मैं यहाँ पहुँच गई। मैं अपनी बेटी को खुश देकर ईश्वर का शुक्र अदा करने लगी। मेरा पति बेटी को देखकर ठीक होने लगा था। ऊपर वाले ने हमारी खुशियाँ लौटा दी थी।
आज हम बहुत खुश हैं। दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी नई कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।